गुड इवनिंग दोस्तों। मैं मंटू कुमार बुद्धा एम कम्पिटिटिव में आपका स्वागत करता हूं। और समय हो चला है आपका शाम के 6:45 और मैं आपके सामने एक बार पुनः प्रस्तुत हूं हिंदी व्याकरण के क्लास लेकर। और आज हिंदी व्याकरण में हम लोग सीखेंगे देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य भी होंगे जिसको हम लोग देखते हुए चलेंगे आगे। तो देखें देवनागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि भाषा सर्व्य होती है, जबकि लिपि दृश्य होती है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकलती हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी बीसी का है, यानी बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है जो कि बौद्धकालीन है। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मी व दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि जिसको तमिलनाडु में जो है कि लिखा जाता है, ग्रंथ लिपि का प्रचलन है। मलयालम लिपि ग्रंथ लिपि से ही विकसित हुआ है। तो उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास हुआ है। उत्तरी ब्राह्मी 350 ईस्वी तक चली और उसके बाद गुप्त काल आया और गुप्त लिपि शुरू हुआ। गुप्त लिपि 4वीं से 5वीं सदी के बीच चला और उसके बाद सिद्ध मातृका लिपि शुरू हुआ जो कि 6वीं सदी तक चला। और उसके बाद कुटिल लिपि शुरू हुआ जो कि 8वीं से 9वीं सदी तक चला। कुटिल लिपि से दो भाषा का विकास हुआ। कुटिल लिपि से दो लिपि निकली, एक है नागरी लिपि और दूसरा शारदा लिपि। शारदा लिपि से 4 प्रकार के लिपि का विकास हुआ। पहला है गुरुमुखी लिपि, दूसरा है कश्मीरी, तीसरा है लहंदा और चौथा है टकारी। नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं से 9वीं सदी ईस्वी से आरंभ हुआ और 10वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नगरी से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी दो शाखाएं मिलती है, पश्चिमी व पूर्वी। पश्चिमी शाखा की सर्वप्रमुख प्रतिनिधि लिपि देवनागरी लिपि है। तो देखते हैं नागरी लिपि का भी दो शाखा है। एक है पश्चिमी शाखा जिसको कहते हैं देवनागरी राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी। इससे विकसित हुए पश्चिमी शाखा से। और पूर्वी शाखा से भी लिपि का विकास हुआ है, जैसे बांग्ला लिपि, असमी लिपि और उड़िया लिपि। ये जो है कि पूर्वी शाखा का नागरी लिपि से विकास हुआ है। तो देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आया था मैं उसको नोट करा देता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं देवनागरी लिपि का विकास। तो देवनागरी लिपि के विकास में प्रथम देखेंगे उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति
भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। जबकि लिखित वर्ण संकेतों लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति, भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिकारियों के काल में हुआ था। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद हुए। दक्षिणी ब्राह्मी लिखेंगे। दक्षिणी ब्राह्मी में लिपि से किस किस चीज का शुरुआत हुआ? दक्षिणी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, उसके बाद आपका कलिंग लिपि, फिर तेलुगु लिपि, तेलुगु जिसको तेलुगु कन्नड़ लिपि में लिखाता है, और एक है ग्रंथ लिपि। ग्रंथ लिपि का उपयोग तमिलनाडु में होता है। उसके बाद आता है मलयालम लिपि। मलयालम लिपि जो है ग्रंथ लिपि का ही विकसित रूप है। ये भी ग्रंथ लिपि से ही विकसित हुआ है। ग्रंथ लिपि से विकसित हुई है। और हम लोग देखे थे कि जो है कि उत्तरी ब्राह्मी लिपि या दक्षिणी ब्राह्मी लिपि देख चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम लोग लिखाते हैं उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ और इसका प्रचलन किस किस रूप में हो रहा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नागरी भाषा का विकास कैसे हुआ और इसकी कितनी शाखाएं हैं। आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
तो मैं बढ़ता हूँ आगे और देखते हैं उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ। उत्तरी ब्राह्मी लिपि उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास। नागरी लिपि का विकास, इसका विकास इस क्रम से हुआ। उत्तरी ब्राह्मी लिपि का विकास सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। उत्तरी ब्राह्मी ये लिपि 350 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। उसके बाद गुप्त काल आ गया और गुप्त लिपि चली। इसी से निकला हुआ ये लिपि है गुप्त लिपि, और ये प्रचलन में रहा चौथी से पाँचवीं सदी तक। चौथी से पाँचवीं सदी तक, चौथी पाँचवीं सदी तक चला। उसके बाद आया सिद्ध मात्रक लिपि, सिद्ध मातृका लिपि, जो कि छठी सदी तक चला, छठवीं सदी तक। और उसके बाद आपका इसी से सिद्ध मातृका लिपि से एक लिपि निकली जिसका नाम है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि, कुटिल लिपि 8वीं सदी तक चली, 8वीं से 9वीं सदी तक। कुटिल लिपि से ही नागरी लिपि निकली। इससे दो लिपियां निकली, एक नागरी और दूसरी लिपि का नाम है शारदा। और ये शारदा लिपि से भी बहुत सारे लिपि निकली जिसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो इससे निकला पहले गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी। इसी से निकला कश्मीरी, इसी से निकला लहंदा, और एक और भाषा निकली, एक और लिपि निकली जिसका नाम है टाकरी। तो इतने सारे जो निकली ये आपका कुटिल लिपि से निकली। उत्तरी ब्राह्मी नागरी लिपि से ये विकास होते होते यहाँ तक पहुँचा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं नागरी लिपि के बारे में बताऊंगा। इसके भी शाखाएं निकली और वो लिपियाँ बाद में प्रचलित हुई, तो इसके बारे में जानेंगे। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो देखेंगे नागरी लिपि, नागरी तो ये नागरी लिपि दो पार्ट में बटी।
आज का दिन शनिवार है, कल सैटरडे है। शाम के 5 बजे जो भी स्टूडेंट मैथ पढ़ते थे 5 बजे टेस्ट होगा उसका मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि वो चैप्टर समाप्त हो गया है और डिवाइड शुरू हो गया है। तो आप लोग बुद्धा एम कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे जाकर के उसका रिवाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाइक और सब्सक्राइब करने का मौका देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि से 2 शाखा निकली, एक का नाम है पश्चिमी शाखा, पश्चिमी शाखा, और दूसरा का नाम है पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा से भी बहुत सारे शाखा निकली, जिसका लिपि का नाम है, एक तो खुद देवनागरी है, दूसरा राजस्थानी, तीसरा गुजराती, चौथा महाजनी, पांचवा कैथी, और पूर्वी शाखा से बांग्ला लिपि का विकास हुआ। और दूसरा असमी, और तीसरा उड़िया। तो ये सब लिपि का विकास नागरी लिपि से ही हुआ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नागरी लिपि का विस्तार और कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि के रूप में विकास किस तरह से हुआ, और आज ये हिंदी का इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। और कल मैं इससे कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, जिसका समय रहेगा मैथ के टेस्ट के बाद का समय मैं सूचना दे दूंगा सूचना पट पे। तो देखते हैं। देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अंग्रेज़ों की भाषा नीति फारसी की ओर अधिक झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा और फारसी लिपि का घालमेल फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी से लेकर 1854 की देन थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। उनके अनुसार हिंदुस्तानी की 3 शैलियाँ थी। एक थी दरबारी या फारसी शैली, दूसरा हिंदुस्तानी शैली व हिंदवी शैली। वे फारसी शैली को दुरूह यानी कि खराब तथा हिंदवी शैली को गंवारू मानते थे, यानी फारसी शैली जो था उसको अच्छा मानते थे और हिंदी शैली को वो समझते थे ये गंवारों की शैली है। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी शैली को प्राथमिकता दी। उन्होंने हिंदुस्तानी के जिस रूप को बढ़ावा दिया उसका मूलाधार तो हिंदी ही था, किंतु उसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता थी और वह फारसी लिपि में लिखी जाती थी। गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी के नाम पर असल में उर्दू का ही प्रचार किया था। और देखेंगे विलियम प्राइस का नाम, वो भी हिंदी में देवनागरी लिपि में क्या अड़ंगा डाले हैं उसके बारे में। विलियम प्राइस 1823 ईस्वी में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में विलियम प्राइस की नियुक्ति हुई थी। उन्होंने हिंदुस्तानी के नाम पर हिंदी यानी कि नागरी लिपि में लिखित पर बल दिया। प्राइस ने गिलक्राइस्ट द्वारा जनित भाषा संबंधी भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन प्राइस के बाद कॉलेज की गतिविधि में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। यानी कि विलियम प्राइस महोदय जो 1823 ईस्वी के थे, उन्होंने नागरी लिपि का पुरजोर समर्थन किया और नागरी लिपि में अपना योगदान दिया, लेकिन उनके पद से हटने के बाद ही इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे। अदालती संबंधी विज्ञप्ति 1837 ईस्वी। वर्ष 1830 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी द्वारा अदालतों में फारसी के साथ साथ देसी भाषाओं को भी स्थान दिया गया।
वास्तव में इस विज्ञप्ति का पालन 1837 ईस्वी में ही शुरू हो सका। इसके बाद बंगाल में बांग्ला भाषा और बांग्ला लिपि प्रचलित हुई। संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार व मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में भाषा के रूप में तो हिंदी का प्रचलन हुआ, लेकिन लिपि के मामले में नागरी लिपि के स्थान पर उर्दू लिपि का प्रचार किया जाने लगा। इसका मुख्य कारण अदालती मामलों की कृपा तो थी ही, साथ ही मुसलमानों ने भी धार्मिक आधार पर जी जान से उर्दू का समर्थन किया और हिंदी को कचहरी से ही नहीं शिक्षा से भी निकाल बाहर करने का आंदोलन चालू किया। तो देखते हैं 1857 के क्रांति में क्या योगदान रहा। 1857 के विद्रोह के बाद हिंदू मुसलमानों के पारस्परिक विरोध में ही सरकार अपनी सुरक्षा समझने लगी, यानी कि अंग्रेज सरकार समझने लगी कि ये दोनों लड़ जाएंगे तभी हमारा सरकार चल पाएगा। तो अंग्रेज विद्वानों के दो दल हो गए और एक दल जो है कि पक्ष और दूसरा विपक्ष हो गए हिंदी के, और दूसरा हिंदी के विरोध में। तो बिम्स साहब उर्दू का और ग्राउस साहब हिंदी का समर्थन करने वालों में प्रमुख हुए। नागरी लिपि और हिंदी तथा फारसी लिपि और उर्दू का विभिन्न संबंध हो गया, अतः दोनों के पक्ष विपक्ष में काफ़ी वाद विवाद हुआ। आगे जानते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का लिपि संबंधी प्रतिवेदन 1868 ईस्वी। फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास राजा शिव प्रसाद 1868 ईस्वी में उनके लिपि संबंधी प्रतिवेदन यानी कि मेमोरेंडम कोर्ट कैरेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया से प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं जॉन शोर के बारे में। एक अंग्रेज अधिकारी फ्रेडरिक जॉन शोर ने फारसी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग पर आपत्ति व्यक्त की थी और न्यायालय में हिंदुस्तानी भाषा और देवनागरी लिपि का समर्थन किया था। आगे जानेंगे बंगाल के गवर्नर एसेल के आदेश 1870 ईस्वी व 1873 ईस्वी। वर्ष 1870 में बंगाल के गवर्नर एसले ने देवनागरी के पक्ष में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि फारसी पूरी उर्दू नहीं लिखी जाए बल्कि ऐसी भाषा लिखी जाए जो कि एक कुलीन हिंदुस्तानी फारसी से पूर्णतः अनभिज्ञ रहने पर भी बोलता है। और आगे देखेंगे वर्ष 1873 ईस्वी में बंगाल सरकार ने यह आदेश जारी किया कि पटना, भागलपुर तथा छोटा नागपुर डिवीजनों संभागों के न्यायालयों व कार्यालयों में सभी विज्ञप्तियां तथा घोषणाएं हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि में जारी की जाए। वर्ष 1881 ईस्वी तक आते आते उत्तर प्रदेश के पड़ोसी प्रांतों बिहार, मध्य प्रदेश में नागरी लिपि और हिंदी प्रयोग की सरकारी आज्ञा जारी हो गई। तो उत्तर प्रदेश में नागरी आंदोलन को बड़ा नैतिक प्रोत्साहन मिला। गौरी दत्त के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाएं अविस्मरणीय हैं। गौरी दत्त ने 1874 ईस्वी में अपनी संपादकत्व में नागरी प्रकाशन नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने और भी कई पत्रिकाओं का संपादन किया। देवनागरी गजट 1888 ईस्वी में, देवनागर 1891 ईस्वी में, देवनागरी प्रचारक 1892 ईस्वी में। अब हम लोग जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का देवनागरी के विकास में सहयोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नागरी आंदोलन को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की और वे इसके प्रतीक और नेता माने जाने लगे। उन्होंने 1882 में शिक्षा आयोग के प्रश्न पत्र का जवाब देते हुए कहा, सभी सभ्य देशों की अदालतों में उसके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग होता है। यही ऐसा देश है जहाँ ना तो अदालती भाषा शासकों की मातृभाषा है और ना प्रजा की। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का विचार था अपने देश के भाषा और लिपि के बारे में। ये इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी और उर्दू के प्रति था। प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा लगाना शुरू किया। 1893 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनाने का प्रश्न खड़ा कर दिया। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। और आगे बढ़ेंगे। नागरी प्रचारणी सभा काशी
स्थापना 1893 ईस्वी व मदन मोहन मालवीय नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। वर्ष 1893 ईस्वी में नागरी प्रचार एवं हिंदी भाषा के संदर्भ के लिए नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की गई। सर्वप्रथम इस सभा ने कचहरी में नागरी लिपि का प्रवेश कराना ही अपना मुख्य कर्तव्य निश्चित किया। सभा ने नागरी कैरेक्टर नामक एक पुस्तक अंग्रेजी में तैयार की, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि की अनुपयुक्तता पर प्रकाश डाला गया था। अब हम लोग जानेंगे मालवीय के नेतृत्व में 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनी मैकडॉनल्ड को याचिका या मेमोरियल देना 1898 ईस्वी में ये किया गया था। मालवीय ने एक स्वतंत्र पुस्तिका कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस 1897 ईस्वी में लिखी, जिसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। वर्ष 1898 ईस्वी में प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर के काशी आने पर नागरी प्रचारणी सभा का एक प्रभावशाली प्रतिनिधि मंडल मालवीय के नेतृत्व में उनसे मिला और हजारों हस्ताक्षरों से युक्त एक मेमोरियल उन्हें दिया। यह मालवीय जी का ही अथक प्रयास था कि जिसके परिणाम स्वरूप अदालतों में नागरिक को प्रवेश मिल सका। इसलिए अदालतों में नागरिक के प्रवेश का श्रेय मदन मोहन मालवीय जी को दिया जाता है। इन तमाम प्रयत्नों का शुभ परिणाम यह हुआ कि 18 अप्रैल 1900 ईस्वी को गवर्नर साहब ने फारसी के साथ नागरिक को भी अदालतों कचहरियों में समान अधिकार दे दिया। सरकार का यह प्रस्ताव हिंदी के स्वाभिमान के लिए संतोषप्रद नहीं था। इससे हिंदी को अधिकारपूर्ण सम्मान नहीं दिया गया था, बल्कि हिंदी के प्रति दया दिखलाई गई थी। केवल हिंदी भाषी जनता के लिए सुविधा का प्रबंध किया गया था। फिर भी इसे इतना श्रेय तो है ही कि नागरिक को कचहरियों के स्थान दिला सका और वह मजबूत आधार प्रदान किया, जिसके बल पर वह 20वीं सदी में राष्ट्रलिपि के रूप में उभर कर सामने आ सके। आगे देखेंगे शारदा चरण मित्र 1848 ईस्वी से 1917 ईस्वी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शारदा चरण मित्र ने अगस्त 1907 ईस्वी में कलकत्ता में एक लिपि विस्तार परिषद नामक संस्था की स्थापना की। मित्र ने इस संस्था की ओर से देवनागर 1907 ईस्वी में एक पत्र प्रकाशित करके भारत की सभी भाषाओं को साहित्य को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करने का उपक्रम रचा। इस पत्र में भिन्न भिन्न भाषाओं में लेख देवनागरी लिपि में छपा करते थे। वे अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक थे। आगे बढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी की भाषा लिपि संबंधी संस्तुति। नेहरू रिपोर्ट की भाषा लिपि संबंधी संस्तुति में कहा गया, देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी। स्पष्ट है कि हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि के मामले में इस समय तक द्वैध या विवाद की स्थिति बनी हुई थी। आगे हम लोग जानेंगे संविधान सभा में भाषा संबंधी विधेयक पारित 14 सितंबर 1949 ईस्वी। जब संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भाषा संबंधी विधेयक पारित किया, तब जाकर लिपि के मामले में विद्यमान द्वैध या विवाद अंतिम रूप से समाप्त हुआ। अनुच्छेद 343 के 1 में स्पष्ट घोषणा की गई, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस प्रकार 150 वर्षों यानी कि 1800 से लेकर 1949 ईस्वी के लंबे संघर्ष के बाद देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की एकमात्र और अधिकृत लिपि बन गई। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे देवनागरी लिपि का नामकरण। देवनागरी लिपि को लोक नागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है। ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इनका संबंध जोड़ता है और उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से ही इसे नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और तब बन गया देवनागरी। तो इस एक पॉइंट को लिख लेंगे। कहाँ गया?
देखेंगे देवनागरी लिपि का नामकरण। देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया। देव शब्द जुड़ गया और अब बन गया देवनागरी, जो हम लोग एग्ज़ाम में भी लिखते हैं। हिंदी में जब एग्ज़ाम देना होता है तो लिखते हैं, शैली जो है कि हिंदी और लिपि देवनागरी लिखा जाता है। तो देवनागरी लिपि का स्वरूप देखेंगे। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि यानी कि उर्दू, अरबी, फारसी भाषा की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यह अक्षरात्मक लिपि यानी कि सिलेबिक स्क्रिप्ट है, जबकि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि वर्णात्मक लिपि यानी अल्फ़ाबेटिकल स्क्रिप्ट है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। यह अक्षरात्मक लिपि यानी कि सिलेबिक स्क्रिप्ट सिलेबिक स्क्रिप्ट है, जबकि रोमन लिपि यानी कि अंग्रेजी भाषा की लिपि वर्णात्मक लिपि है। वर्णात्मक लिपि यानी कि अल्फ़ाबेटिक स्क्रिप्ट है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ते हैं। और
जानेंगे देवनागरी लिपि के गुण। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत, ये देवनागरी लिपि का गुण है। दूसरा, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त। तीसरा, जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम। चौथा, मूक वर्ण नहीं। पांचवा, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। छठा, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं। सातवां, उच्चारण से सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता। आठवां नंबर, वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति से बिल्कुल अनुरूप। और नौवां नंबर है प्रयोग बहुत व्यापक, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि देवनागरी लिपि ही है। और 10वां नंबर देखेंगे, भारत की अनेक लिपियों के निकट है ये। और देवनागरी लिपि के दोष जानेंगे। नंबर फर्स्ट, कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकन मुद्रण में कठिनाई। दूसरा, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए। तीसरा नंबर, अनावश्यक वर्ण री, री, लिरी, लिरी, ण, ञ और मूर्धन्य आज इन्हें कोई शुद्ध उच्चारण के साथ उच्चारित नहीं कर पाता है। चौथा नंबर है विरुद्ध वर्ण, यानी कि ञप्र, ञ, छ, तर, छ, झ, र और न, तालव्य सा, स्र और ल, ये दो प्रकार से लिखी जाती है, जिसके चलते दिक्कत होता है समझने में। और छठा नंबर है वर्णों के संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। और सातवां है अनुस्वार एवं अनुनासिका के प्रयोग में एकरूपता का अभाव। आठवां है त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। नंबर है वर्णों के संयुक्तीकरण में रा के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति। और 10वां दोष है ई की मात्रा, यानी कि हर्षई का लेखन वर्ण के पहले पर उच्चारण वर्ण के बाद किया जाता है। तो जानते हैं आगे देवनागरी लिपि में किए गए सुधार के बारे में। तो देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ है उसके बारे में जानेंगे। नंबर फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक फॉन्ट 1904 से 26। दूसरा है सावरकर बंधुओं का आ की 12 खड़ी। तीसरा है श्याम सुंदर दास का पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव। चौथा है गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव, जैसे कुल में क, हर्षुकर और ला। पांचवा है श्रीनिवास का महाप्राण वर्ण के लिए अल्पप्राण के नीचे यस चिन्ह लगाने का सुझाव। और छठा है हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन और काका कालेकर के संयोजकत्व में नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन 1935 ईस्वी और इसकी सिफारिशें। सातवां नंबर काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आ की 12 खड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार करने का निर्णय 1945 ईस्वी में। आठवां है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन 1947 और इसकी सिफारिशें। और 9वां नंबर है शिक्षा मंत्रालय के अधीन देवनागरी लिपि के संबंधी प्रकाशन मानक देवनागरी वर्णमाला 1966 ईस्वी, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 ईस्वी, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी आदि। आगे हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा का मानकीकरण। मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वो भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा का रूप का व्यवहार पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक संस्कृति आदान प्रदान के समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक व वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। मानकीकरण। मानक भाषा के विकास में 3 सोपान होते हैं। पहला बोली, दूसरा भाषा और तीसरा मानक भाषा। किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। प्रथम सोपान में वो बोली रहता है। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है, जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जा सकता है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है, कोई नियमित व्याकरण नहीं होता। इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य, व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। और द्वितीय सोपान होता है
भाषा वही बोली कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है, उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है और इसी कारण वह व्याकरणिक साँचे में ढलने लगती है और उसका पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में प्रयोग होने लगता है। तब वह बोली न रहकर भाषा की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। और आगे बढ़ेंगे। तृतीय सोपान मानक भाषा। यह वह स्तर है जब भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है, उसका परिनिष्ठित रूप होता है, उसकी अपनी शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होती है। इसी स्थिति में पहुंचकर भाषा मानक भाषा बन जाती है और उसी को शुद्ध, उच्च स्तरीय, परिमार्जित आदि भी कहा जाता है। मानक भाषा के तत्व जानेंगे। ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, केंद्रोन्मुखता, बहुसंख्यक, प्रयोगशीलता, सहजता, बोधगम्यता, व्याकरणिक साम्यता, सर्वविविध एकरूपता। मानकीकरण का एक प्रमुख दोष यह है कि मानकीकरण करने से भाषा में अस्थिरता आने लगती है, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है। आगे जानेंगे। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क, ख, ग, ज, फ 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता यानी कि एक चिन्ह लगा देते हैं, जो राजा शिव प्रसाद ने लगाए। ये ऐसे है कि को लिखिए और एक यहाँ पे बिंदी दे दीजिए, खो लिखिए और यहाँ बिंदी दे दीजिए, गो लिखिए और यहाँ बिंदी दे दीजिए, जो लिखिए और यहाँ बिंदी दे दीजिए और फो लिखिए, यहाँ बिंदी दे दीजिए। ये 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन के जरिए खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। तीसरा है अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने खड़ी बोली के पद की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। आगे जानते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग, जो कि 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप से और एक आंदोलन के रूप में उठाया। युग निर्माता द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंक को गढ़ने संवारने का कार्य खुद तो बहुत लगन से किया ही, साथ ही अन्य भाषा साधकों को भी इस कार्य की ओर प्रवृत्त किया। द्विवेदी जी ने प्रेरणा से कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण के नाम से एक बृहद व्याकरण लिखा, जो कि आपको अभी भी बाजार में कामता प्रसाद का हिंदी व्याकरण का किताब मिल जाएगा। 5वां है छायावाद युग 1918 से 36 व छायावादोत्तर युग 1936 के बाद में हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कोई आंदोलनात्मक प्रयास तो नहीं हुआ, किंतु भाषा का मानक रूप अपने आप स्पष्ट होता चला गया। छठा देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद, यानी कि हमारा जो स्वतंत्रता मिला हम लोग को 15 अगस्त 1947, इसके बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, जिससे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस दिशा में 2 संस्थाओं का विशेष योगदान रहा। एक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से भारतीय हिंदी परिषद का, तथा शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय का। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे भारतीय हिंदी परिषद। भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि सदस्य थे। धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एकरूपता, हरदेव बाहरी ने वर्ण विन्यास की समस्या, ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण तथा माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार का अस्थिरीकरण विषय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। और आज का लास्ट जो पॉइंट है,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि का मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1987 ईस्वी का प्रकाशन किया। अब हम लोग जानेंगे कि हिंदी के विकास में योगदान के लिए यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना व हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए समय समय पे जो है कि हिंदी के लिए आयोजन किया गया, उसको बढ़ावा देने के लिए कि ये हमारी जो हिंदी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मान्य हो, वहाँ भी हमारी भाषा से कार्रवाई चालू हो। तो पहला जो है कि आयोजन स्थल हुआ था 14 जनवरी 1975 को। आयोजन स्थल नागपुर, भारत। अध्यक्ष थे शिवसागर राम गुलाम, मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। और उद्घाटन हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। दूसरा अधिवेशन 28 से 30 अगस्त 1976 को हुआ पोर्ट लुइस में, जहां मॉरिशस में पड़ता है। तीसरा हुआ 20 से 30 अक्टूबर 1983, आयोजन स्थल नई दिल्ली, भारत में। चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993, पोर्ट लुई, मॉरिशस में। पाँचवा 4 से 8 अप्रैल 1996, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड और टोबैको में। छठा 14 से 18 सितंबर 1999, लंदन, ब्रिटेन में। सातवां 5 से 9 जून 2003, पाराम्बारिबो, सूरीनाम। आठवां 13 से 15 जुलाई 2007, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नौवां 22 से 24 सितंबर 2012, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हिंदी का बैठक हुआ। और 10वां जान लेंगे 10 से 12 सितंबर 2015 में भोपाल, भारत में हिंदी का सभा लगा, जिसमें हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए जो है कि योगदान दिए सारे लोग। तो हिंदी के इतिहास का ये क्लास खत्म हुआ और हिंदी के इतिहास का चैप्टर भी समाप्त हुआ। तो कल हम लोग इसके बारे में जानेंगे, कुछ क्वेश्चन दे देंगे तो इसका आंसर मैं बतला दूंगा मैथ के टेस्ट के बाद। और यानी सोमवार से स्टार्ट होगा आपका नया चैप्टर वर्णमाला, तो देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में।